इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का होना हमेशा से ही एक सीरियस प्रॉब्लम रही है। 1988 से लेकर 2019 तक इस रीजन में टेररिस्ट वायलेंस के चलते इंडिया के 6,530 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो चुके थे। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि हालांकि पहले के कंपैरिजन में आज जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि आज जम्मू और कश्मीर का ये एरिया एक डिजिटल बैटलफील्ड के फेज़ में पहुंच चुका है, जहां पर अगर एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट भी अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन टेररिज्म के इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो देश इनडायरेक्टली जिम्मेदार है वो देश है चाइना। लेकिन कैसे, इसी के बारे में जान गया आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में चाइना और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 के बीच में पाकिस्तान ने जितने भी आर्म्स इंपोर्ट किए थे उनमें से 82% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किए गए थे, जिनकी टोटल वैल्यू 5.28 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर थी। और ये इंपोर्ट सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स, टैंक्स, गन्स और मिसाइल्स तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि इनमें मॉडर्न वॉरफेयर टूल्स जैसे कि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स, एडवांस्ड ड्रोन्स, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज भी शामिल थी, जिनको वैसे तो चाइना से पाकिस्तानी आर्मी के लिए इंपोर्ट किया गया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्हीं चाइनीज वेपन्स और टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्मी कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर्स के दौरान या सर्च ऑपरेशंस में कई बार और काफ़ी बड़े अमाउंट में रिकवर कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो उस अटैक के बाद जब इन एरियाज में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए, तो उन ऑपरेशंस के दौरान चाइनीज ओरिजिन के कई सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स रिकवर किए गए, जैसे कि हवाई का एक सैटेलाइट फोन जिसका यूज मिलिटेंट्स के द्वारा एनक्रिप्टेड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा बेइडू हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइसेस को भी रिकवर किया गया, जिनका यूज टेररिस्ट चाइना के सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू रियल टाइम ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं, ताकि अलग अलग टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक ही टाइम पर अलग अलग लोकेशंस या डायरेक्शन से आकर किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पर अटैक कर सकें। बाकी इससे पहले कुपवारा, हंदवारा और बंदीपुरा के एरियाज में किए गए सर्च ऑपरेशंस के दौरान मिलिटेंट्स के पास बॉडी कैमरास, गारमेन जीपीएस यूनिट्स और इनक्रिप्टेड रेडियोस जैसी एडवांस्ड डिवाइसेस को भी रिकवर किया जा चुका है। और कुछ ऑपरेशंस में तो पाकिस्तानी सिम वाले बर्नर फोन्स और टैक्टिकल टोपोग्राफिक मैप्स को भी रिकवर किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स के पास पाकिस्तानी आर्मी के वेपन्स और डिवाइसेस आ कहां से रही हैं। तो इसके पीछे पॉसिबली दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तानी आर्मी इंटेंशनली मिलिटेंट्स को वेपन्स प्रोवाइड करती हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इंडिया के अगेंस्ट, या फिर इनका जो पूरा इंटरनल सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा लीकेज और करप्शन है कि पाकिस्तानी आर्मी के हाई टेक वेपन्स इनके मिलिटेंट ग्रुप्स के पास पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ सालों से चाइना की वजह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज लगातार इंप्रूव हुई हैं। और इन कैपेबिलिटीज के इंप्रूव होने के पीछे जो मेन कारण है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरियाज में चाइना की चाइना मोबाइल पाकिस्तान कंपनी यानी जोंग के द्वारा अपने टेलीकॉम टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं। अब ये टावर सिर्फ सिविलियन डेटा को ट्रांसफर करने का ही काम नहीं करते, बल्कि इनको चाइनीज ओरिजिन के मिलिट्री ग्रेड सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, जैसे कि JY सीरीज और HGR सीरीज के ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स, बेइडू सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डिवाइसेस के साथ। अब इनकी इंटीग्रेशन की वजह से हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और मिलिटेंट ग्रुप्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के एरियाज का रियल टाइम सिचुएशनल डेटा लगातार मिलता रहता है, जिसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री और टेररिस्ट ग्रुप्स को इंडिया में एंटर करने के लिए अपने इनफिल्ट्रेशन रूट्स
और टाइमिंग को एक्यूरेटली प्लान करने में हेल्प मिलती है। उनको इंडिया के ट्रूप्स की मूवमेंट के बारे में भी डेटा मिल जाता है और हीट सिग्नेचर मैपिंग जैसी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब मेरे पास इस इंफॉर्मेशन का कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स तो नहीं है कि क्या सच में पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो चाइना ने टावर लगाए हुए हैं उनका यूज इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए और बॉर्डर के पास इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि जब कश्मीर में मिलिटेंट्स के पास ऐसी डिवाइसेस को रिकवर किया जाता है तो वो मिलिटेंट्स उन डिवाइसेस का यूज कैसे और क्यों करते होंगे। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि जहां पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडियन सर्वेलेंस नेटवर्क डोमिनेंट पोजीशन पर था, वहीं अब पाकिस्तान में चाइना की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की वो सर्वेलेंस डोमिनेंस डिस्टर्ब हो रही है। 15 जुलाई 2020 के गुलवान वैली क्लैश के बाद नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर इंडिया ने चाइना की 300 से ज्यादा एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था, जो कि अभी तक ऑफिशियली इंडिया में बैन है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने 50 से ज्यादा ऐसे केस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां पर टेररिस्ट अपने ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशंस के दौरान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए चाइनीज ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे थे, जैसे कि वीचैट, जीपीएस फेकर, ईमो और लोकेशन चेंजर्स। इन ऐप्स को यूज करने के लिए टेररिस्ट इंडिया में आकर वीपीएन और स्पूफ्ड आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया में इन ऐप्स पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को इजीली बाईपास कर लेते हैं। अब जो ये डिजिटल टूल्स हैं यानी चाइनीज ऐप्स, अक्सर इनको पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलिटेंट्स के लिए बनाए गए ट्रेनिंग कैंप्स में ही उनके फोन्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड करके। और हाँ, जिन चाइनीज टावर्स के बारे में हमने बात की थी जिनको पीओके में इंस्टॉल किया गया है, इन टावर्स के सिग्नल्स कश्मीर में कुपवारा, रजौरी, पूंछ और उरी जैसे एरियाज तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन होती रहती है। और हालांकि उन कम्युनिकेशंस को इंडियन मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए ट्रैक करना इम्पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन कई बार काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर हमें पता है कि जो टैक्टिक्स आज टेररिस्ट कश्मीर में यूज कर रहे हैं उनके पीछे इनडायरेक्टली चाइना का हाथ है, और अगर चाइना चाहे तो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करके मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, तो फिर ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो बात यह है कि वैसे तो जब ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, मेटा और टेलीग्राम वगैरह किसी फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो उन्हें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जैसे इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना पड़ता है। और इन ट्रीटीज को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री को किसी एप्लीकेशन के यूजर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा चाहिए हो तो एक ऑफिशियल लीगल प्रोसेस के थ्रू वो डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है चाइनीज ऐप्स की तो हमारा जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, स्पेशली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि चाइनीज ऐप कंपनीज को चाइना के लॉ के अंडर यूजर डेटा स्टोर करना कंपलसरी होता है, लेकिन उस डेटा की एक्सेस सिर्फ चाइनीज अथॉरिटीज के पास ही होती है। और इसका मतलब ये है कि बाकी देशों के इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई भी ऐसा लीगल या टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो इन चाइनीज ऐप्स पर की जा रही सस्पिशियस एक्टिविटीज के पीछे जो असली लोग काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें या उनको ट्रेस कर सकें। आज इंडिया को डिजिटल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया के डिजिटल काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स का फ्रेगमेंटेड होना और साइबर लॉज का आउटडेटेड और सेक्टर स्पेसिफिक होना, यानी कि बैंकिंग के लिए अलग, टेलीकॉम के लिए अलग और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अलग। और इसी फ्रेगमेंटेशन और सेक्टर स्पेसिफिकेशन की वजह से जब साइबर अटैक्स एक साथ मल्टीपल सेक्टर्स पर किए जाते हैं तो उस टाइम पर गवर्नमेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए टाइमली और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देना मुश्किल हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा साल 2000 में ये एक्ट बनाया गया था, जिसका मेन फोकस था ई कॉमर्स को लीगल स्टेटस देना, साइबर क्राइम से डील करना, डिजिटल सिग्नेचर्स को ऑथेंटिकेट करना और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को डिफाइन करना। लेकिन आज की दुनिया में डिजिटल थ्रेट्स काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं,
आज टेररिस्ट एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, वीपीएन, फेक आईडीज और डीप फेक का यूज करके इंफॉर्मेशन को गैदर भी करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड भी करते हैं। और ऐसे थ्रेट्स के लिए ये एक्ट पुराना हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2023 में डिजिटल इंडिया एक्ट को बनाने के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि इस एक्ट की रिप्लेसमेंट होगा। और इस एक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, डाटा प्राइवेसी, एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी और ऑनलाइन यूजर सेफ्टी जैसे मॉडर्न डिजिटल कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं 5i इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में। इस अलायंस में ये 5 देश हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट के अंडर रियल टाइम और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जैसे कि सर्वेलेंस डेटा, सिग्नल इंटेलिजेंस, मिलिट्री और साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और सीक्रेट लेवल सैटेलाइट इमेजरी वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो हालांकि इंडिया भी अमेरिका और क्वाड मेंबर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, लेकिन वो इंटेलिजेंस मोस्टली स्पेसिफिक मिशंस के लिए होती है। 5i इंटेलिजेंस अलायंस की स्ट्रेंथ सिर्फ डेटा शेयरिंग में ही नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम में है, जो कि इंडिया के लिए अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो एंगल है उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें सर्वेलेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये तीनों चीजें शामिल हों। बाकी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।